हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर करेंगे पूरा प्राचीन इतिहास। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम है उसमें प्राचीन इतिहास के 5 क्वेश्चंस 100% आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो आप लोग अपना 10 नंबर पक्का कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं इसमें क्वेश्चंस नोट किया हूं उसी तरह आपको सेम टू सेम अपनी नोट्स बनाना है। केवल क्लास ही नहीं देखना है, आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखें। नोट्स बनाना आप लोग स्टार्ट कर दें आज से, अगर आप लोगों को फ्री सेट अपनी एक पक्की करनी है। फ्रेंड्स, आज ये पहली क्लास है नोट्स वाली। ये मैंने अपने हाथ से बनाया, खुद से बनाया है। इसकी पीडीएफ के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि 1 हफ्ते मुझे इसमें बनाने में समय लगा है। आप 1 घंटे मेहनत करके खुद से नोट कर सकते हैं वीडियो में ही। पीडीएफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप लोग भूल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीडीएफ में वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस क्लास को। तो चलिए, पहली क्लास है, चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। ये पहली क्लास है प्राचीन इतिहास की, उसके बाद मध्यकालीन की आएगी क्लास की वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी वीडियोस देखनी है बीएड से रिलेटेड, जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है, प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखनी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ या प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7905632533। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन इतिहास। 1 हफ्ते समय लगा इसमें। पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है इसकी जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला आपका धर्म ग्रंथ है, दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा आपका विदेशियों का विवरण है, चौथा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो चलिए हम चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला आप लोग देख सकते हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। यानी कि धर्म ग्रंथ से और ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। स्टार लगा ही है इसमें, और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वेद। ठीक है, धर्म ग्रंथ पूछा जाता है, सॉरी, तो धर्म ग्रंथ आपका कौन सा है? वेद। उसके बाद संकलन करता इसके कौन है? ठीक है, वेद के तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। धर्म ग्रंथ वेद जो है इसके संकलन करता। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेद को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वेद। इसी तरह आपको सेम टू सेम नोट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। ये 4 पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, हम अभी एक एक को पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी इसमें फालतू क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, एक भी पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अस्तो माँ सदगमय। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएँ हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ये नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा में जानकारी मिलती है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली
के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, ये रहा अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा के एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला पॉइंट, इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो देवता सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक है, अगला पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। ठीक है, किस तरह से कि ब्राह्मण का किस मंडल में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, इस तरह भी पूछा जाता है। तो चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है ना, ये इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख भी दिया हूँ। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। पूरी क्लास आपको देखना है। ठीक है, थोड़ा लंबी हो सकती है क्लास ये, तो भागना नहीं है आपको। पहला यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं ऋग्वेद को। अब दूसरा जो हमारा वेद है यजुर्वेद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगी कि यज्ञों के नियमों या विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। ठीक है, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, तो वो आपका है यजुर्वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सामवेद हम पढ़ते हैं। साम, देखिए साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। ठीक है, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट लिखना है, आपको याद कर लेना है। एग्जाम में अगर आए तो छोड़ना नहीं बिल्कुल। ठीक है, अगला पॉइंट देख सकते हैं, इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि किस वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो आपका कौन सा वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था यजुर्वेद। अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद को, ये इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट, इसमें कुल 731 मंत्र एवं 6000 पद हैं। ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बट लिखा है मैंने। अगला, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ये जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट है। किस तरह से पूछा जाएगा कि अंधविश्वासों या मनुष्य के विचारों का विवरण किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये जो अगला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मंत्रों में जो है जादू टोड़ने का वर्णन है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जादू टोड़ने का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ये था हमारा वेद। ठीक है, तो वेद में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारा मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगला जो है आपका कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी कि यानी कि विदेशी यात्रियों से हमें क्या क्या जानकारी मिली थी। सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हैं हेरोडोट्स। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इतिहास के पिता किन्हें जाना जाता है, तो हेरोडोट्स को जाना जाता है इतिहास के पिता के रूप में। ठीक है, अगला जहाँ पे देख सकते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि जो मेगास्थनीज थे ये किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन है, फाहियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये चीन का यात्री था और लगभग यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ये फाहान को
नोट करना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फहान, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फहान जो चीनी यात्री है ये भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, 14 वर्षों तक रहा था। ये रहे वेनसांग जी आ गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेनसांग, जैसे वो वाला था फहान उसी तरह वेनसांग है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वेनसांग हैं ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मैंने खुद ही इस क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 एग्जाम में देख चुका हूँ, ठीक है। तो हा से हिनसोंग हो गया, हा से हर्षवर्धन हो गया, कुछ इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग आया था और यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए भारत आया था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वेनसांग था चीनी यात्री था ये भारत क्या करने आया था, तो ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले हैं हमारे अरबी लेखक, ठीक है। अरबी लेखक कौन है? अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि अल बरूनी जो थे ये किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगले हैं इब्न बतूता, इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि पुरातत्व संबंधी से क्या क्या हमें जानकारियाँ मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस में किया गया है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं वो आपका खत्म हो गया, ठीक है, स्रोत वाला। अब दूसरा पॉइंट है हमारा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहिए का आविष्कार किस में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो कृषि का जो आविष्कार हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मनुष्य द्वारा अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था। सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है। जो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो पॉइंट जरूर बताऊंगा। ये जो है ये वाला, इसको जरूर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था। अगला पॉइंट कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि का प्रथम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन नगर कौन सा है भारत का, तो मोहनजोदड़ो है और इसका अन्य नाम भी है या अर्थ बोल सकते हैं, इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अभी मैं सिंधु सभ्यता में पढ़ाऊंगा, ये लो आ ही गया। अगला देख सकते हैं भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा कि मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिलता है, तो नर्मदा घाटी में मिलता है, ठीक है। हमारा स्टार्ट हो गया है सिंधु सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इससे लगभग एक क्वेश्चंस 100% फिक्स रहते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की तिथि आपको याद रखना है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी तिथि मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी आकृति, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो इसकी जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किस ईस्वी में? 1921 ईस्वी में की थी सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, ठीक है। अगला पॉइंट देख सकते हैं इसे कांस्य युग में जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस युग के नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। इसके महानिदेशक, सिंधु सभ्यता के महानिदेशक किसे माना जाता है? सर जॉन मार्शल को माना जाता है। अब ये रहा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल। एग्जाम में किस तरह से इन स्थलों को पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह आपको 4 लाइन बना लेना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट में
आपका कौन से पड़ता है स्थल, सुतका गेंडोर। ये इसकी स्थिति कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और ये जो सुतका गेंडोर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, साउथ में आपका कौन सा स्थल पड़ता है, दैमा। ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। और दैमा माथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ईस्ट में कौन सा स्थल पड़ता है, आलममीरपुर। और ये कहाँ पे इसकी स्थिति है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, आलममीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला जो हमारा स्थल है मांडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मांडा जो है ये कहाँ पे स्थित है या कौन सी दिशा में स्थित है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मांडा जो है नॉर्थ में स्थित है और ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इन चारों स्थल को आप लोग नोट करना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। आप लोग राइटिंग सोच रहे होंगे राइटिंग इतनी गंदी है, बट क्या करूँ, ऐसे ही बैठती है तो क्या करूँ। आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, राइटिंग नहीं चाहिए। एक कमेंट्स आया था कि आपकी राइटिंग से अच्छी तो कक्षा 5 के बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है, तो क्या जवाब दूं उनको, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये एक नगरीय सभ्यता है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रमुख बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है लोथल, उसके बाद है सुतकोटदा। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। सुतकोटदा कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे साक्ष्य, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। और नक्शीदार ईंटों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। और ये किस राज्य में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा। कालीबंगा कभी कभी एग्जाम में पूछा था कि कालीबंगा कहाँ पे स्थिति है, इसकी कहाँ पे स्थिति है, तो राजस्थान राज्य में स्थिति है। अगला पॉइंट यहाँ पे स्नानागार, जिसे हम लोग बाथरूम बोलते हैं, तो वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और कांस्य मूर्ति, नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से ये भी प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला यहाँ पे देख सकते हैं मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो से प्राप्त हुए थे। उसके बाद पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता की लिपि। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो कैसी है, तो इसकी जो लिपि है फ्रेंड्स वो है भाव चित्रात्मक। ये कैसे लिखी गई है, तो ये दाएं से बाईं ओर लिखी गई है और ये लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करते चलना है। ठीक है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, जो इनके घरों और नगरों की पद्धति थी वो कैसी थी, ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, और ये इनके जो घरों के दरवाजे रहते थे, ये घरों के दरवाजे जो हैं पीछे की ओर खुलते थे। और जो लोथल नगर के दरवाजे थे वो सड़क की ओर केवल खुलते थे, बाकी पीछे की ओर उनके दरवाजे खुलते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनकी मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। अगला कि मिठास के लिए ये लोग किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग ये लोग मिठास के लिए करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल से। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। अगला है, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट, साक्ष्य से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। ठीक है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ पे स्थित थे, सुरकोटदा एंड कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए थे। घोड़े के अवशेष तीनों जगहों से प्राप्त हुए थे, तो तीनों को आपको याद रखना है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये यातायात में किसका उपयोग करते थे, तो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, तो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और ये पशुओं में किसकी पूजा करते थे, तो कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे, मछली पकड़ना एंड शिकार आदि करते थे। ठीक है,
अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, यानी कि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु सभ्यता लोगों का? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा अगर आप लोग ध्यान से नोट करते याद कर लेते हैं तो। अगला पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी निवासी थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो ये लोग शहरी निवासी थे, ग्रामीण नहीं थे, ठीक है, शहरी निवासी थे। अगला पॉइंट है हमारा, मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल होता था, ठीक है, इनके मिट्टी का जो रंग होता था, बर्तन मिट्टी ही रंग का, जो मिट्टी का रंग होता था वो ही लाल होता था, तो मिट्टी के बर्तन साफ सी बात है कि बनाएंगे तो लाल होगा, ठीक है। और कुओं का अवशेष कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखालदास बनर्जी ने। कब किए थे? 1922 ईस्वी में, ठीक है। ये रहा अगला, हड़प्पा। यहाँ पे सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और धोलावीरा जो स्थल है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो ये था हमारा सिंधु सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का तिथि आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पॉइंट में हम लोग नज़र डालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। जो आर्य लोग थे ये सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, ठीक है। इनकी सभ्यता कैसी थी? तो जो वैदिक काल के लोगों की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, और मुख्य भाषा इनकी क्या थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, वाजपति। जो वाजपति होते थे वैदिक काल में, वो जो होते थे वो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे, ठीक है। उग्र का काम क्या होता था? ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे, ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस था, जो आप लोग पेट बिगड़ जाता है जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकता हूँ इसे मैं ये नहीं कहता कि यही आ जाएगा, बट इसमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। क्या है? प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। जैसे यहाँ पे योग दर्शन है, तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के पतंजलि हैं, ये तो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शाक्य दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दर्शन वाला, तो इसको आप लोग नोट करना ना भूलिएगा। स्क्रीनशॉट अभी का भी इसके ले लीजिएगा, ठीक है। ये रहा अगला पॉइंट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि, ठीक है। आर्यों का मुख्य पशु क्या था? तो मुख्य पशु था इनका घोड़ा। प्रिय देवता कौन थे आर्यों के? इंद्र थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नोट करना मत भूलिएगा। बाद में आप लोग मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है, ये आप नहीं करवाएं, ठीक है। अगला पॉइंट, सबसे प्राचीन दर्शन। तो सबसे प्राचीन, अभी मैं दर्शन जो बताया हूँ चारों, तो उसमें से सबसे जो प्राचीन दर्शन है शाक्य दर्शन है, ठीक है। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सत्यमेव जयते वाला, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं महाकाव्य को। तो महाकाव्य हमारे कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम आपको याद रखना है। तो महाभारत का जो पुराना नाम या अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। जैन धर्म सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अगला हमारा आ गया जैन धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। या तो
संस्थापक पूछा जाएगा, या प्रथम तीर्थंकर, या तो 23वें तीर्थंकर, या तो 24वें तीर्थंकर। ये चारों के चारों पॉइंट पूछे जाते हैं, तो चारों को याद करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी के बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाता है। जो महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में, वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला। अगला पॉइंट देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनके बचपन का नाम, यानी कि महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जुम्भिक ग्राम के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष, यानी कि किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जो महावीर स्वामी थे, ये अपना प्रथम उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला है आपका सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है आपका सम्यक आचरण, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, खजुराहो में जो प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, जो खजुराहो में जैन मंदिरों है, ठीक है। अगला, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना, के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। अभी हम पढ़े महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और इनका जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जी के पिता का नाम था शुद्धोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था? माया देवी। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो 7वें दिन ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो इनका लालन पोषण कौन किए थे? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी कौन थी? इनकी मौसी थी, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध जी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और 29 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग दिए थे, यानी घर को छोड़ दिए थे। और गृह त्याग का क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण कहलाता है। इनका गृह त्याग का चिन्ह पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इनके जो फर्स्ट गुरु थे, ठीक है ना, गौतम बुद्ध जी के फर्स्ट गुरु कौन थे? तो इनके जो फर्स्ट गुरु थे वो थे अलार कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नदी भी याद रखना है, निरंजना नदी है वो। और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा वो स्थान है? बोध गया। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। फटाफट बिहार राज्य की कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, ये अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, वाराणसी में पड़ता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इनके प्रथम उपदेश को, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध जी? तो श्रावस्ती में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि जब वहाँ पे ये उपदेश दे रहे थे तो वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रमुख अनुयायी शासक इनके कौन कौन थे? तो प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, उदयन और प्रसन्नजनित, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये रहे कुछ पॉइंट और हैं। जैसे इनके प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो उनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी जी इनकी पहली महिला शिष्य थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध धम्म संघ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है। मृत्यु पूछेगा या तो महापरिनिर्वाण, जो कि दोनों का नाम एक ही है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध सभाएं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले ही मैं इसमें इम्पॉर्टेंट लिख के रखा हूँ, तो आप लोग भी इम्पॉर्टेंट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको याद रखना है, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारी पहली बौद्ध सभा है वो है प्रथम बौद्ध संगीति। इसका समय क्या है, तो 483 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। और किस स्थान में की गई थी, राजगृह में आयोजन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है। उसी तरह द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कहाँ की गई थी, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। और किसके शासन काल में की गई थी, कालाशोक के शासन काल में। उसी तरह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, 255 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा है, पटेल पुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिष्य। और शासन काल कौन थे, किसके शासन काल में किया गया था, अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसकी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किया गया था। कहाँ किया गया था, कुंडलवन में। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और शासन काल किसके शासन में काल किया गया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में। तो इन चारों को आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे से। बौद्ध संगीति से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है, तो बिल्कुल भी मिस करना मत भूलिएगा इसको, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एलोरा में कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक, यानी कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कृष्ण, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर जो कि कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पॉइंट, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में, ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक, तो हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मक्का मदीना सऊदी अरब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला टॉपिक है हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक आपको याद होना चाहिए, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ईसाई धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो जो ईसा मसीह हैं इनका जन्म ही पूछ लिया जाता है कि जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम में हुआ था। और इनके जन्म दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं, क्रिसमस दिवस मनाते हैं। इनकी माता का नाम मैरी था और इनके पिता का नाम जोसेफ था। तो इतना ईसाई धर्म के बारे में आप लोग याद करिए। अगला हमारा है मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, वृहदत्र थे। इसकी राजधानी क्या थी, गिरिव्रज, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज। इंपॉर्टेंट है, राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, हर्यक वंश को जो संस्थापक हैं वो कौन थे, बिम्बिसार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर्यक वंश के संस्थापक है कौन है, बिम्बिसार। अगला पॉइंट है, यह मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि किसने अपने पिता की हत्या की थी, तो अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है, बिम्बिसार की। अगला पॉइंट देख सकते हैं, अजात शत्रु का उपनाम, अजात शत्रु का जो उपनाम था वो था कुंडिक। अगला पॉइंट है, वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक था। अगला पॉइंट हमारा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा है वो है नंदीवर्धन। इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद है। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। ये जो है अंतिम और संस्थापक दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा नंद वंश का, ठीक है। ये रहा। अगला हमारे हैं सिकंदर। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था फिलिप, ठीक है। और सिकंदर किसके शिष्य थे, तो सिकंदर जो है अरस्तु के शिष्य थे, ठीक है। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में, 33 वर्ष की अवस्था में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा है मौर्य समाज। हम मौर्य समाज के बारे में जानते हैं। मौर्य समाज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मौर्य वंश के संस्थापक। एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं फ्रेंड्स वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था, ठीक है। एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है कि सेंड्रोकोट्स किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो जस्टिन ने कहा था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। अगला पॉइंट है, मेगस्नेश सेलिकट निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। अगला पॉइंट, इंडिका
जो इंडिका पुस्तक है वो किसकी है, तो मेगा स्नेच की पुस्तक है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है ये वाली। ठीक है, अगली जो पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी। मृत्यु स्थल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक, ठीक है, अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, खारोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जो खारोष्ठी लिपि है ये कैसे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृहदत्त था। ऑप्शन मुझे याद आ रहे हैं, प्रैक्टिस इट। अगला पॉइंट है हमारा, शातवाहन वंश की स्थापना। तो शातवाहन वंश की जो स्थापना की गई थी सिमुक के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने की सिक्के जारी किए थे। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने जारी किए थे, तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला पॉइंट है, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक जो शुद्ध सिक्के थे वो कुषाणों ने जारी किए थे, सोने के सिक्के। अगला पॉइंट, कनिष्क का राजवैद। ठीक है, कनिष्क का जो राजवैद था वो कौन था, चरक था। और अगला है, भारत का आइंस्टीन। भारत के आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो नागार्जुन को जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे या गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। जो श्रीगुप्त थे इनके उत्तराधिकारी कौन थे, घटोत्कच। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इनके जो प्रथम महान सम्राट थे कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किए थे। ठीक है ना, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी थे वो थे समुद्रगुप्त, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसके उपासक थे, विष्णु के। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिशेन। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहान आया था। ये क्वेश्चंस अभी मैं करवा चुका हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ भी मैं करवा दिया हूँ ताकि आप डिस्टर्बेंस ना हो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो फाहान को याद रखना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था। ठीक है, अगला पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। अगला पॉइंट है, अंतिम गुप्त शासक यानी कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त। पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। शुद्ध की बात आई जाए तो अभी जो बताया हूँ, सर्वाधिक की बात आए तो गुप्त राजाओं ने की है। अगला पॉइंट है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में पंचतंत्र को लिखा गया है। ठीक है, पंचतंत्र को कहाँ पे लिखा गया, गुप्त काल में। और इसके जो पंचतंत्र के लेखक हैं कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। यहाँ पे पहले ही मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, पुराणों की गुप्त काल में वर्तमान रूप में रचना हुई थी। जो पुराणों की रचना हुई थी वो गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन थी, संस्कृत। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के के रूप में रुपयक कहा जाता था। रुपया नहीं है, ये रुपयक है। ठीक है, जो चांदी के सिक्के थे गुप्त काल में उसे रुपयक कहा जाता था। अगला पॉइंट है, मंदिर बनाने की कला का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुप्त वंश से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। ठीक है,
अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, चीन यात्री वेनशोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये एक पॉइंट मैं करवा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम पढ़ते हैं पल्लव वंश। हालांकि ये पूछा नहीं जाता बट इसमें मैं करवा दिया हूँ। पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। राजधानी की थी इसकी कांची, और सिंह विष्णु जो थे ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक पल्लव वंश के कौन थे? अपराजित वर्मन। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट राजवंश। इसके संस्थापक कौन थे? दंत दुर्ग थे और राष्ट्रकूट राजवंश के। जो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का जो अंतिम महान शासक थे वो कौन थे? कृष्ण द्वितीय। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो एलोरा में गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही करवाया गया था। इसमें जो है बौद्ध, हिंदुओं और जैन यानी कि तीनों धर्म की गुफाएं हैं। अगला है पाल वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के संस्थापक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आप भी इंपॉर्टेंट लिख लिया करें, ठीक है। इस वंश की राजधानी क्या थी? तो जो पाल वंश की राजधानी थे वो थे मुंगेर। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख शासक, ठीक है। पाल वंश के जो प्रमुख शासक थे कौन कौन थे? धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल, महिपाल, नयपाल, सब पाल ही पाल हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। ये इसमें मिस्टेक हो गया है तो इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर भीम प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था, ठीक है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर सामंत विमला ने बनवाया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और ये जो महमूद गजनवी थे ये सोमनाथ में जो आक्रमण किए थे उस समय किसका शासनकाल था? तो भीम प्रथम जी का शासनकाल था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी प्राचीन इतिहास की क्लास, ठीक है। अब जो आपकी क्लास आएगी वो मध्यकालीन इतिहास की आएगी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा हूँ, एक भी पॉइंट को आप लोग लिखना मत भूलिएगा। सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये निचोड़ है बोल सकते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता। 100% मैं लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है एग्ज़ाम देते हुए, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और PDF के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, ठीक है। 40 मिनट की क्लास थी, मैंने सोचा 1 घंटे की क्लास होगी, बट 40 मिनट में ही पूरा मैं कवर करवा दिया हूँ प्राचीन इतिहास की पूरी क्लास। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो B.Ed से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो और भी आपकी जल्द ही क्लास आ जाएगी मध्यकालीन भारत की। मैं छोटी छोटी क्लासेस नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सभी क्लासेस को यानी सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलूँ। जैसे हिस्ट्री से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं प्राचीन इतिहास करवा दिया हूँ, उसके बाद मध्यकालीन आएगा, आधुनिक भारत आएगा, उसके बाद जियोग्राफी आपकी मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी करवा दूँगा। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, करवाना मेरा फ़र्ज़ है, क्या पता एग्ज़ाम आ ही जाए, तो आपको चूकना नहीं है, अभी बहुत सारा समय है। GK में मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए आप लोग। GK में अच्छा खासा स्कोर आपका मैं करवाऊंगा। मेरे साथ आप लोग जुड़ना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखिए। व्हाट्सएप पे भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, PDF टेलीग्राम से आपको प्राप्त होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। और भी क्लासेस आपकी जल्द ही मिलेगी, आप लोग कहें चाहे ना कहें, बट मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को क्लासेस यानी कि पूरा कोर्स ख़त्म करवाना। वीडियो में ज़रूर आप लोग बताइएगा आज की क्लासेस कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।